हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है चैप्टर 9 जिसका नाम है रोबोटिक्स एंड एआई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है बच्चों। हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दार्शनिकों के विचार, ठीक है। उसके बाद रोबोट्स एंड रोबोटिक्स, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड, उसके बाद रोबोटिक्स का उपयोग और उसके बाद मेकाट्रॉनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत सन 1950 में हुई। एलन ट्यूरिंग ने, तो बच्चों किसने, एलन ट्यूरिंग ने सन 1915 में अपने लेख कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग टेस्ट, मशीन लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिथम एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग की शुरुआत की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो एलन ट्यूरिंग 1912 से लेकर 1954 तक इनका जीवन रहा। तो कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो एलन ट्यूरिंग थे जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। उसके बाद जॉन मैकार्थी ने पहली बार सन 1956 में डार्टमाउथ सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था, ठीक है। तो वर्ड किसने दिया था, जॉन मैकार्थी ने, ओके। जहां ऑटोमेटा सिद्धांत, न्यूटर्नल नेट्स एंड इंटेलिजेंस के अध्ययन पर 2 महीने की कार्यशाला आयोजित की थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंग्लिश ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी एआई की परिभाषा इस प्रकार होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम का सिद्धांत और विकास जो सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्यों को करने में सक्षम है, जैसे दृश्य धारणा, भाषण मान्यता, निर्णय लेना और भाषाओं के बीच अनुवाद करना। तो ये किसका काम बच्चों, ये कौन करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कर सकता है। दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर विज्ञान और बुद्धिमान प्रणालियों के निर्णय पर जोर दिया जाता है जो मनुष्यों की तरह काम कर सकते हैं और प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अब तक बहुत सारे शोध किए जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोधकर्ताओं ने दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, संज्ञानात्मक विज्ञान, भाषा विज्ञान, संचालन अनुसंधान, नियंत्रण सिद्धांत, संभाव्यता और तर्क आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विचार, दृष्टिकोण और तकनीकें विकसित की हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, अब देखते हैं। तो प्लानिंग कर सकता है, रोबोटिक्स आता है इसके अंदर, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, परसेप्शन, नॉलेज, कॉग्निटिव सिस्टम एंड न्यूरल नेटवर्क। तो ये सब किसके अंदर आता है बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, व्हाट कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू टुडे, आज क्या कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 1 दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित में रोबोटिक्स प्रक्रिया, विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित में रोबोट पेयरिंग प्रक्रिया के व्यापक उपयोग के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान यानी कि रोबोटिक नियंत्रण वाली प्रणाली, शेड्यूलिंग, डेटा माइनिंग, ठीक है, लॉजिस्टिक्स, भाषण और चेहरे की पहचान जैसे कार्यों के साथ ओवरलैप होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। कहाँ पे बच्चों, सबसे पहले आता है रोबोटिक्स व्हीकल्स, ठीक है। तो ऐसे व्हीकल्स है बच्चों जो रोबोट की तरह वर्क करते हैं। यह चालक रहित यानी कि ड्राइवर नहीं है इसके अंदर। रोबोटिक कारें, कैमरे, रडार और लेजर रेंज फाउंडर को सुसज्जित करता है जो पर्यावरण को समझने और स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर को कमांड और नियंत्रित करके और यातायात नियमों का पालन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करती है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोटिक व्हीकल। उसके बाद आता है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। तो स्वचालित वाक्य पहचान और संवाद प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्देशित बातचीत की जा सकती है। फिर आता है प्लेइंग गेम्स, वी कैन प्ले गेम्स। ओके, IRM का डीप ब्लू शतरंज मैच में विश्व चैंपियन को हराने वाला पहला कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो डीप ब्लू बच्चों क्या IRM का इसमें सबसे पहले
ये विश्व का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया है, ठीक है, जिसमें इसने मतलब एआई ने हराया है किसको, शतरंज में। ओके, अब देखिए स्वायत्त परियोजना और शेड्यूलिंग यानी कि ऑटोनॉमस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो नासा का रिमोट एजेंट प्रोग्राम किसी अंतरिक्ष यान के संचालन के शेड्यूल को नियंत्रित करने वाला पहला ऑन बोर्ड स्वायत्त योजना कार्यक्रम है। उसके बाद है बच्चे लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। तो बच्चे डायनामिक एनालिसिस एंड रीप्लानिंग टूल का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में परिवहन के लिए स्वचालित लॉजिस्टिक्स योजना और शेड्यूलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आता है बच्चे रोबोटिक्स। इन्हें ऐसे कार्यों को करने के लिए डिजाइन और निर्मित किया जाता है जिन्हें मनुष्य द्वारा करना मुश्किल होता है। रोबोट का उपयोग खतरनाक सामग्री, विस्फोटक आदि को संभालने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों मशीन ट्रांसलेट, ठीक है। इसे एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए उपयोग किया जाता है, मशीन ट्रांसलेट। फिर आता है बच्चों मशीन विजन, ठीक है। इसका डिजिटल रूपांतरण और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अनुरूप कैमरे में दृश्य कैद करने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एक सॉफ्टवेयर द्वारा प्राकृतिक भाषाओं की स्वचालित समझ और मैनिपुलेशन की जाती है, जैसे भाषा या टेक्स्ट में बदलाव। इसके द्वारा लर्निंग एल्गोरिथम संदेशों को स्पैम के रूप में वर्गीकृत करते हैं और पहचानते हैं, ओके। फिर आता है बच्चों मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुख्य विषय क्षेत्र है। इसको एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वचालित रूप से डेटा में पैटर्न का पता लगा सकता है और फिर भविष्य के डेटा की भविष्यवाणी करने के निर्णय लेने के कार्यों को करने के लिए खुले पैटर्न का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले टूल एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये है बच्चों, ठीक है, डीप लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर मशीनों को तर्क, नियम, निर्णय एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मानव बुद्धि की नकल करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। तो एआई देखिए, अब यहाँ पे मशीन लर्निंग एआई का एक उप समूह जिसमें गुण संख्यीय तकनीकों शामिल है, मशीनों के अनुभव के साथ कार्यों में सुधार करने में सक्षम बनाती है। उसके बाद आता है बच्चों डीप लर्निंग। तो एल्गोरिथम से बना मशीन लर्निंग का एक उप समूह सॉफ्टवेयर को बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क को बड़ी मात्रा में डेटा के संपर्क में लाकर भाषण और छवि पहचान जैसे कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति देता है, ठीक है। फिर मशीन और गहन शिक्षण आपको लोगों और समाज की मदद के लिए अधिक स्मार्ट और अधिक उपयोगी तकनीक बनाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यह एक मजेदार तथ्य बच्चों है कि हाल ही में मशीन लर्निंग का उपयोग सामाजिक रूप से बातचीत करने वाले रोबोट बनाने में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सोफिया पहला बातचीत करने वाला रोबोट है। सबसे पहले सफल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम सन 1951 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय इंग्लैंड में क्रिस्टोफर स्वेची द्वारा लिखा गया था। यह कार्यक्रम चेकर्स खेल सकता है, ओके। फिर आता है बच्चों फिलोसफर व्यूज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दार्शनिकों के विचार, ओके। तो बच्चों दार्शनिक इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मशीन इंसानों की तरह बुद्धिमानी से काम कर पाएगी, ठीक है, और यदि वे ऐसा कर पाती है तो क्या उसके पास वास्तविक और चेतन मन होगा। बुद्धि मशीनों को नैतिक निहितार्थ यानी कि एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो देखिए वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइपोथीसिया, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो केवल एक संकीर्ण कार्य या विशिष्ट समस्या पर ही ध्यान केंद्रित करती है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, ठीक है। कमजोर एआई को संकीर्ण एआई के रूप में भी जाना जाता है। सिरी संकीर्ण एआई का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यह दावा कि मशीनें ऐसे कार्य करती हैं जैसे कि वे बुद्धिमान हो, ठीक है। वीक एआई हाइपोथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? वीक एआई हाइपोथेसिस कहलाती है। उसके बाद बच्चों देखिए स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइपोथेसिस क्या है कि वह एआई जो विशिष्ट समस्या को इंसान की तरह समझ और सीख सकता है, उसे स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। अन्य शब्दों में जो मशीनें बिल्कुल मानव जैसी गतिविधियां कर सकती हैं, जैसे ऐसी मशीनें जो ना सिर्फ सोच का अनुकरण कर रही हैं बल्कि वास्तव में सोचती भी है, और स्ट्रॉन्ग एआई हाइपोथेसिस कहा जाता है उन्हें, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों कि सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोधकर्ताओं को अपने काम के नैतिक निहितार्थों के बारे में चिंतन होना चाहिए। यह शोधकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने शोध को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक पक्ष की ओर पुनर्निर्देशित करें,
ठीक है। और हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकाएं कुछ नई समस्या उत्पन्न करती प्रतीत होती हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ निम्न है, जैसे क्या 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 बच्चों, स्वचालन के कार्य लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, उसके बाद लोगों के पास बहुत अधिक और बहुत कम खाली समय हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों का उपयोग अधिकतर उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों के उपयोग से जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सभी खतरे काल्पनिक हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से इनका मुकाबला किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों रोबोट्स एंड रोबोटिक्स, ओके। तो क्या आपने कभी आयरन मैन, स्टार वर्क्स, रोबोकॉप या ट्रांसफॉर्मर जैसे साइंस फिक्शन फिल्म देखी है? तो ये निश्चित रूप से आधुनिक युग के कंप्यूटर की शक्ति को जानने और एनिमेशन उद्योग की तकनीकी कौशल और कल्पना की सराहना करने देखने लायक कुछ फिल्में हैं, ठीक है। तो इन फिल्मों में अभूतपूर्व विशेष प्रभाव, कला, कार्य और एनिमेशन है जो कंप्यूटर की क्षमताओं और दुनिया के रोबोटिक्स उद्योग की तकनीकी प्रगति को भी प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, एक मजेदार तथ्य दिया गया है कि रोबोट उपन्यासकार और नाटककार कारिल कैपेक द्वारा वर्ष 1920 में गढ़ा गया था, और रोबोट शब्द का उपयोग पहली बार वर्ष 1921 में नाटक रोमांस यूनिवर्सल रोबोट्स में काल्पनिक पात्रों को दर्शाने के लिए किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है कि रोबोट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी तस्वीरें आती हैं? तो आप रोबोट शब्द सुनते हैं तो आप कल्पना करते हैं कि यह क्या एक मानव जैसा है, स्वचालित कार्य कर सकता है। रोबोट एक मशीन है जो प्रोग्राम किए गए निर्देशों को निष्पादित करता है और इस प्रकार मानव श्रम या जनशक्ति की आवश्यकता को कम कर सकता है। रोबोट में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेंसर, सर्वो मोटर्स, फ्लेक्सिबल डिवाइस, चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके पास मशीनों की तुलना में बढ़त हासिल है क्योंकि उन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता के लिए प्रोग्राम किया गया है। अब देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग के साथ साथ उसके नियंत्रण संबंधी प्रतिक्रिया और सूचना प्रसंस्करण के लिए कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। अब रोबोटिक्स कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में रोबोटिक्स रोबोटों की इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जो उसके डिजाइन, निर्माण और अनुप्रयोग से संबंधित है। अब मजेदार तथ्य बच्चे यहाँ पर यह है कि रोबोट शब्द कैविक शब्द रोबोटा से आया है, जिसका अर्थ है व्यवहारिक शब्द, ठीक है। रोबोटिक शब्द की पहली बार प्रिंट में इस्तेमाल इसाक असिमोव ने मई 1941 में प्रकाशित अपने विज्ञान की लघु कहानी लॉयर में किया था, ओके। फिर आता है बच्चा यूज ऑफ रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स का यूज कैसे होता है? तो रोबोट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इन्हें मोटे तौर पर दो प्रकार के इंडस्ट्रियल रोबोट और सर्विस रोबोट में वर्गीकृत किया गया है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट का उपयोग मुख्य रूप से निर्माण उद्योगों जैसे कि ऑटोमोटिव उद्योगों में किया जाता है। इन रोबोट को कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। फिर आता है बच्चों सर्विस रोबोट में घरेलू रोबोट शामिल होते हैं जो कालीन साफ करते या बगीचे में घास काटते हैं। ये अपने आप चलते हैं, वे ऑटोनॉमस स्वायत्त रोबोट हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा नियंत्रित है। कुछ सर्विस बहुत कम आईसी यानी कि एकीकृत सर्किट के सरल संस्करण है, अन्य के पास 100 से अधिक आईसी हैं, ओके। फिर आता है बच्चों रोबोटिक्स के क्षेत्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एकीकरण के परिणाम स्वरूप अद्भुत तकनीकी प्रगति हुई है। प्रोग्राम किए गए रोबोट अब कंप्यूटर की मदद से चक्रवात और मौसम की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, तथा उपग्रहों की छवियों को देखना भी संभव हो गया है। फिर एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ ये है कि एक रोबोट ने वर्ष 1994 में अलास्का के माउंट स्पर की ज्वालामुखीय गतिविधियों की निगरानी की, ठीक है, रोबोट क्रेटर में उतारा और छवियों को उपग्रहों तक प्रसारित करने के लिए वीडियो कैमरों का उपयोग किया, ओके। फिर आता है बच्चों रोबोटिक्स ने अंतरिक्ष जांचों के विकास में भी मदद की है। ये सौर मंडल के साथ साथ सूर्य के बारे में भी जानकारी एकत्र करते हैं। वैज्ञानिक एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहे हैं जो चंद्रमा से गंदगी खोदने और उसे एक कंटेनर में इकट्ठा करने में सक्षम हो। शोध परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की गंभीर क्षति से बचने और उस क्षेत्र के निवासियों की रक्षा के लिए प्राकृतिक आपदाओं से पहले से भविष्यवाणी करना है, ठीक है। फिर बच्चे यहाँ पे एक मजेदार तथ्य ये आता है कि अब रोबोट को घर की सुरक्षा
गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। हाल ही में विकसित एक रोबोट कॉफी परोस सकता है, ग्राहकों का स्वागत कर सकता है और साथ ही लगभग 10 किलो वजन भी उठा सकता है। ठीक है, रोबोटिक्स ने कंप्यूटरों को मानव मस्तिष्क के साथ निकटता से जोड़ने का मार्गदर्शन किया है। इमोशनल सेंसर विकसित किए हैं जो अब किसी व्यक्ति की भावनाओं को उनके चेहरे के भावों से पहचान सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट हैं, सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किए गए हैं। रोबोटिक्स ने पर्यावरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इंग्लैंड में विकसित एक रोबोट कुछ सर्वहारी पौधों की तरह कीड़ों पर भी हमला कर सकता है। ठीक है, और लंदन के एक एक्वेरियम में भी एक रोबोट प्रदर्शित किया गया है जो एक मछली से प्रेरित है। ठीक है, मेरे बच्चों, वीडियो गेम ने आभासी दुनिया को वास्तविक बना दिया है। अब प्रौद्योगिकी में सराहनीयता प्रगति हुई है। लोग आभासी दुनिया में घूमते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब आप एक ही समय में कई मोबाइल फोन्स पर गेम खेल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एंड्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं और मैकाट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंड्रॉइड जब किसी रोबोट को अत्यधिक परिष्कृत निर्देशों को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसे एंड्रॉइड कहते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड एक रोबोट या आर्टिफिशियल के रूप से डिजाइन किया गया जीव है जिसे इंसान की तरह देखे और कार्य करने की डिजाइन किया गया है। उसके पास एक शरीर है जिसमें माइंड जैसा आवरण होता है। ठीक है, इन्हें बड़े पैमाने पर विज्ञान और फिल्मों में देखा गया है, लेकिन रोबोटिक्स में प्रयासों, अनुसंधान और विकास ने कार्यात्मक डिजाइन की अनुमति दी है और यथार्थवादी ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट का नवीनतम उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, ह्यूमनॉइड रोबोट से एंड्रॉइड लिंक्स पर आधारित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस को भी संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया है। यह ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम टच इनपुट का उपयोग करता है जो वास्तविक जीवन की क्रियाओं स्वाइपिंग, टैपिंग, टिचिंग और रिजर्व सेटिंग के समान है। ठीक है, ओएस यानी कि एंड्रॉइड ओएस का उपयोग गेम कंसोल और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं मैकाट्रॉनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों को मिलाकर मैकाट्रॉनिक्स नामक एक नई उभरते क्षेत्र को जन्म दिया गया है। अब रोबोटिक शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को उनकी अक्षमता से उभरने में मदद करने की संभावना तलाश रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन लोगों की सहायता के लिए एक मैकाट्रॉनिक शाखा विकसित की जा रही है जिन्हें बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने भी रोबोटों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। मानव रहित सर्जरी, त्वचा की हो या न्यूनतम काटने या छेदने वाली सर्जरी रोबोट के ही कारण संभव हो पाई है। रोबोटिक सर्जरी ने न केवल लोगों का दर्द कम हुआ है, रोबोटिक सर्जरी से न केवल लोगों का दर्द कम हुआ है बल्कि खून की कमी और ट्रांसफ्यूजन भी कम हुआ है। सर्जिकल प्रक्रियाओं बहुत सटीक होती हैं और इसके प्रक्रिया में छोटे चीरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी सर्जरी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाए बिना की जाती है। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग सर्जनों द्वारा तकनीकों का अभ्यास करने और उसमें महारत हासिल करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियर जैसे बुद्धिमान इसके निर्माण पर जोर दे रहे हैं जो इंसानों की तरह काम और प्रतिक्रिया कर सके। फिर बुद्धिमान मशीनों के निहितार्थ को समझने के लिए दार्शनिक विक और स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वाहन, स्पीच, पहचान, खेल, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों के सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। उसके बाद एक रोबोट को अत्यधिक परिष्कृत निर्देशों को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे एंड्रॉइड कहा जाता है। रोबोट को आमतौर पर दो प्रकारों के इंडस्ट्रियल रोबोट और सर्विस रोबोट में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।